अतर काज़मी साहब कहाँ पैदा हुए और फिर जो सफ़र ज़िंदगी का शुरू कहाँ से किया? गुज़िश्ता 24 साल से मैं तकरीबन बरतानिया में ही हूँ। ओके। वहाँ पे मैं एजुकेशन करता रहा। मैंने वहाँ पे ऑनर्स किया, मास्टर्स किया, हुँ। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के साथ वाबस्ता रहा। तो फिर आप कनेक्ट कैसे कर पाते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल माहौल से, यहाँ के हालात से? एक रिश्ता है, आप मुल्क भर में रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, तो वो कनेक्शन तो कभी कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, वर्क एथिक्स और उनके हवाले से थोड़ा सा इशू होता है। यहाँ की और वहाँ की सियासत में क्या फ़र्क है? वो एक कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे जमातें हैं, नज़रिया है, जमातें मैच्योर हो चुकी हैं और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। टीआईसी की तरफ एलिनेशन है आपकी, पसंद करते हैं, मोहब्बत है, तो इसमें सदाकत कितनी है? पहले तो ये बताएं। दुनिया भर में जो होता है जर्नलिस्ट, वो ए पॉलिटिकल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता आप सुबह से शाम तक सियासत को कवर करें और आप कहें कि सियासत से तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। आपको नज़र आता है कि ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। हुकूमत में थे उस दौरान कोई ओहदा ऑफर हुआ, कोई कॉल आई कि स्पेशल असिस्टेंट, वजीर, किसी मामले में आपको कहा गया हो? नहीं, ना ही राब्ता था किसी के साथ। वो तो इतने, उनके जो वज़रा वगैरह हैं वो तो इतने ऊपर थे, वो किसी से बात ही नहीं करते थे। आऊँगा तो वज़ीर आज़म के ओहदे पे आऊँगा, ये इससे नहीं कम नहीं? इससे कम नहीं। इमरान खान इन मुकदमात में से निकल के इस इलेक्शन में होंगे या नहीं होंगे, खुद ज़ाती तौर पे? मुश्किल लग रहा है मुझे कि इसमें खुद वो इलेक्शन लड़ सकें। जिस किस्म के हालात हैं, मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन उन जो वोट बैंक उनका है वो उधर ही कायम है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं सियासी बैठक इलेक्शन स्पेशल। हम डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी से भी आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, लेकिन बहुत कम ये मौका मिलता है कि हमें सीनियर सहाफ़ी मिल जाएं जो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, अंदर की खबरें जानते हैं। हमारे साथ आज सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन अतर काज़मी साहब मौजूद हैं। इनसे कुछ सियासी हालात भी जानते हैं और कुछ ऐसे सवाल भी जो शायद आप जानना चाहते हैं लेकिन अभी तक इनका जवाब नहीं मिला। तो सर, शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। लोग आपको टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं, आपका सियासी तज्जिया भी सुनते हैं, आपके सवाल भी सुनते हैं, लेकिन अतर काज़मी साहब कहाँ पैदा हुए और फिर जो सफ़र ज़िंदगी का शुरू कहाँ से किया? जो पहला एक ख्याल, एक याद, तस्वीर, मंज़र क्या है? पाकिस्तान में ही मैं पैदा हुआ और काफ़ी अरसा, 4 दहाइयों से ज़्यादा का अब तो अरसा गुजर चुका है। उसके बाद इधर ही मैंने ग्रेजुएशन पाकिस्तान से की थी, ओके। पंजाब यूनिवर्सिटी से 1999 में। फिर मैं बरतानिया चला गया और तो फिर आपने मियाँ साहब की हुकूमत को रुखसत करवा दिया? ना, वो तो बस फिर जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो मेरा भी दिल उठ गया पाकिस्तान से। मैंने कहा मैं पाकिस्तान में नहीं रह सकता। जिस मुल्क में, जिस निज़ाम में मियाँ साहब की जगह नहीं है, तो मैं भी फिर यहाँ से चला गया और मैं भी बरतानिया चला गया। तो गुज़िश्ता 24 साल से मैं तकरीबन बरतानिया में ही हूँ। ओके। वहाँ पे मैं एजुकेशन करता रहा। मैंने वहाँ पे ऑनर्स किया, मास्टर्स किया, बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के साथ वाबस्ता रहा। तो यही जो है, इतनी सी तो स्टोरी है। ये फैसला कब किया कि अब पाकिस्तान की सियासत को देखना है, इस पर बात करनी है और फिर अच्छा, यहाँ फैसला ऐसा कुछ नहीं किया, खुद ही वो वक्त के साथ साथ जहाँ जहाँ आप जॉब करते रहते हैं, चीज़ें आती रहती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना, कुदरती तौर पे इस तरफ आ गया। ये सोचा हुआ था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा या कैमरे के सामने आऊंगा या लिखूंगा? नहीं, मुझे पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था। बचपन से जो है मेरा कहा था सब कुछ करना है, पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई। पर उसका हुआ ये कि आई एंडेड अप डूइंग के 3 डिग्रियां मैंने की। तो जितना मैं पढ़ाई से भागता था उतनी ज़्यादा फिर मैंने पढ़ाई की। बाकी कभी ये शौक नहीं था कि ये बनूंगा, ये वो बनूंगा। मेरे कोई ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना, कुछ ख्वाब लोग नहीं थे? ख्वाब होते हैं, कोई ज़िंदगी को कोई बहुत ज़्यादा प्लान करता है, उस तरह मेरा कुछ नहीं था। ख्वाब की दो वजह होती है ना, या तो आपका शौक होता है, शौक आपने बताया पढ़ने का नहीं था, या फिर मजबूरी और हालात ऐसे होते हैं कि वो आपको एक बड़ा आदमी बनाने पे मजबूर कर देते हैं। सो हाउ वाज घर का माहौल कैसा था, फाइनेंशियली भी, और घर में पढ़ने वाला माहौल था या क्या सीन था? नहीं, पढ़ने वाला माहौल तो था बचपन में। जैसा मैंने कहा कि पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। घर वाले कहते थे आप पढ़ें, तो मार पड़ी बाद है माँ बाप से फिर? हम मार तो पड़ती रहती थी, वो तो कोई ऐसा नहीं था, इसलिए कि पढ़ाई में इतना दिल नहीं लगता था। लेकिन जब बड़े हो गई तो फिर खुद ही किसी ने मजबूर नहीं किया कि आपने पढ़ना है, खुद ही पढ़ा। यहाँ पे भी ग्रेजुएशन की, बाहर जाके भी 2 डिग्रियां की। तो वो पर कोई ऐसा कोई ये नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ हो कि इसमें मैंने इस प्रोफेशन में जाना है। वो हालात ऐसे हो गए। एक तो मैंने जब बीए किया था, मैंने जर्नलिज्म में बीए किया था। इसलिए किया था कि और किसी में मेरा एडमिशन जा नहीं रहा था। मैंने कहा कि इसमें चला जाएगा और वो और हो गया। आसान सा सब्जेक्ट है, तो वो मैंने कर दिया। वो कर लिया। जब मैं बाहर के मुल्क चला गया तो उधर कुछ अरसे के बाद जो है वो मैंने ऐसे सोचा कि यार कुछ पढ़ाई की जाए। तो उधर जब मैं गया
تو وہاں پہ جو خاتون بیٹھی تھی اس نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا میں سائبر سیکیورٹی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, سائبر سیکیورٹی میں. اس نے میرا وہ دیکھا, اس نے کہا آپ نے تو جرنلزم میں کیا ہوا ہے تو وائی ڈونٹ یو آپ جرنلزم کو آگے کیری آن کریں. میں نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں. تو بس وہ اس کا مشورہ تھا تو وہ میں نے کیری آن کیا. پھر وہاں سے آنرز کیا, ماسٹرز کیا, پھر بی بی سی میں فوراً میری نوکری ہو گئی. تو بس وہ اسی طرح پھر سلسلہ چلتا ویسے رہا. یہ مجھے پتا ہے کہ وہ خاتون ہماری بھابھی نہیں بنی, نہیں نہیں, وہ مین وائل میں نے آپ وہ ایسے بہت ساری خواتین ہیں جو آپ کی بھابھی نہیں بنی. یہ قصہ آن ریکارڈ چھیڑ لیں. جی آپ چھیڑ دیں, میں ایسی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا گھر کی نہیں جانا. نہیں میں بات یہ صرف خدا نہ خواستہ ویسی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ تو دیکھیں کتنے ارب کی آبادی ہے, اس میں کتنی خواتین ہیں, ہر کوئی تو آپ خوبصورت آدمی ہے ابھی بھی. اور تو پھر یہ معاملے تو رہے ہوں گے, کوئی میسج کال آ جاتی ہوگی, کہیں آپ کر دیتے ہوں گے؟ نہیں بالکل نہیں, میرا اتنے شریف نہیں ہیں آپ. میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, نہ ہی اب نہیں ہے. نہیں پہلے بھی کوئی نہیں تھا جی. میرے پاس تو ویسے بھی فون بھی 2 بٹنوں والا تھا, ایک آنسر کرنے والا ایک بند کرنے والا. تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کچھ بھی نہیں ہوا کس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں کسی نے آپ کو اپروچ کیا ہو, محبت؟ نہیں یہ تو جوانی کے دور میں تو ہوتا ہے نا, سب کرتے ہیں. حسرت ہی رہے گی جی, کسی نے اپروچ نہیں کیا. آپ نے کتنوں کو کیا؟ میں نے بھی کسی کو نہیں کیا. کسی کو نہیں کیا. تو میں نے یہ مجھے پتا ہے, میں نے ایک انٹرویو میں بھی آپ سے سنا کہ جو ہماری بھابھی ہیں وہ, یہ تو لو میرج ہے آپ کی؟ ہاں لو میرج ہے, سن کی شادی ہے. جی تو وہ آپ ایک میڈیکل فیسلٹی تھی, ہاسپٹل میں تھے. جی کر آپ جرنلزم رہے تھے, جاب بی بی سی میں تھی, تو مین وائل ہاسپٹل کہاں نہیں, پہنچ گئے؟ یہ بڑے عرصے پرانے کی بات ہے. جس وقت میں نیا گیا ہوا تھا نا, برطانیہ گیا تھا, اس وقت جب میں پڑھ رہا تھا, یہ زمانے طالب علمی کی بات ہے, پارٹ ٹائم جاب تھی, پارٹ ٹائم میرے ساتھ جاب کر رہا تھا, یہ اس زمانے کی بات ہے. تو پھر آپ وہاں سے سیلری اور رشتہ دونوں لے کر وہاں سے نکلے؟ جی سیلری بھی. اور تو کیسا رہا یہ سفر, کیسا رہا؟ نہیں اب تو دیکھیں ماشاء اللہ. آپ نے اپروچ کیا؟ ہاں جی, اس میں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑی بہت تو مشرقی روایت کے مطابق تھوڑی بہت تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو وہ اب اس میں بھی تو دیکھیں تقریباً اب تو ماشاء اللہ 21 سال ہو گئے ہیں شادی کو. تو ابھی بس ہم نے سیاسی منظرنامے کی طرف جانا ہے, لیکن اب بچے وہ بھی اب اس فیلڈ کی طرف آئیں گے کیا؟ اس میں بچے تو ابھی تک تو پاکستان کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے, فیلڈ تو بات کی بات ہے. نہیں ابھی بچے بڑے ہیں ماشاء اللہ, یونیورسٹی میں جو بڑے 2 ہیں وہ یونیورسٹی میں ہیں, تو وہ ان کا انٹرسٹ ہے پالیٹکس میں ہے, اور انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز وغیرہ میں انٹرسٹ ہے. بیٹا جو میرا ایک چھوٹا ہے اس کا جو ہے زوالوجی میں انٹرسٹ ہے, وہ جانوروں وغیرہ کا, اور وہ اس سے ریلیٹڈ اس کا ہے. پر یہ ہے کہ وہ اب اتنی زیادہ فیلڈز ہیں دنیا میں. جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے تو یا تو آپ نے وہ MBA کرنا ہے, یا ڈاکٹر بننا ہے, یا انجینئر بننا ہے. تو میرا تو ارادہ یہ تھا کہ FA کرنا اور کوئی نوکری کر لینی ہے, پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بس تو اب تو بہت ساری فیلڈز ہیں. تو ابھی آپ مشکل پاکستان سیٹل تو نہیں ہوئے کہ نہیں, آنا جانا لگا رہتا ہے ٹو بی آنیسٹ, اس لیے کہ اب ساری زندگی وہاں پہ گزری, بچے ادھر, اب میرا شادی ادھر ہوئی, سسرال سارا ادھر, تو وہ تو آنا جانا لگا رہتا ہے. کچھ عرصہ ادھر رہتے ہیں, کچھ عرصہ ادھر رہتے ہیں, پر میری زندگی کے جو بیشتر حصہ ہے وہ برطانیہ میں گزرا. تو پھر آپ کنیکٹ کیسے کر پاتے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل ماحول سے, یہاں کے حالات سے؟ اب جب آپ زیادہ ٹائم وہاں گزارتے ہیں تو یہاں آتے ہوں گے تو پھر مسئلہ بھی فیس کرنا پڑتا ہوگا, تو یہ کیسے ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ جب میں BBC وغیرہ کے لیے بھی کام کر رہا تھا, اس وقت بھی BBC اردو میں بھی پھر میں نے کام کیا, تو ہم پاکستان کو ہی کور کرتے تھے. ایک اور جگہ پہ میں کام کر رہا تھا ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ, وہاں پہ بھی ہم پاکستان کو کور کرتے تھے. تو یہ تو ایز اے جرنلسٹ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, پھر آپ کا ایک رشتہ ہے, آپ ملک بھر میں رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ کنیکشن تو کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا. ہاں ورک ایتھکس اور ان کے حوالے سے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ سست بہت زیادہ ہیں, کاہل بہت زیادہ ہیں. کوئی بھی شخص جو اپنی جاب کر رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے کہ جیسے اس کو موت پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسی پہ احسان کر رہا ہے, کسی پہ احسان کر رہا ہے. کسی بھی, آپ اگر مغرب میں چلے جائیں, اگر ان کا سکسیس کا میں نے دیکھا, اگر ان کا کلینر بھی ہے نا, وہ ایسے پرائڈ سے جاب کر رہا ہے کہ یہ میں نے ایسی جگہ صاف کرنی ہے کہ سب دیکھیں گے. یہاں پہ وہ نہیں ہے, یہاں پہ کام چوری ہے, کاہلی ہے, اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا بندے کو فرسٹریشن ہوتی ہے, غصہ چڑھتا ہے سم ٹائم. پر پارٹ آبادی ہو گئے ہیں. آدھی تو بندہ کبھی بھی نہیں ہوتا میرے خیال میں, وہ بندے کو مجبور ہو جاتا ہے بندہ, وہ اس کے کمپرومائز کر لیتا. تو یہاں پاکستان آگے پھر کیا چوائس کیا کہ اسلام آباد کا ورک ایتھک کیسا ہے, لاہور کا کیسا ہے, اس میں کوئی ڈفرینس نظر آیا؟ لاہور آئی گیس لیٹ ڈاؤن ہے, وہ سست ہے. اسلام آباد والے کون سے جو ہیں وہ نیلسن منڈیلا کے ماننے والے. سن لو جی, کیمرے پیچھے کھڑے ہیں, سن لو. اسلام آباد والے بھی وہی ہیں جیسے میں ہوں, یا لاہور والے, ہم سارے ایک جیسے ہی ہیں, سب پورا ملک ایک جیسے ہی. اب سیاست کی بات کرتے ہیں, یہاں کی اور وہاں کی سیاست میں کیا فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ عام بندہ بھی سیاست میں اسپائر کر سکتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ لندن
دنیا کا آپ کہہ دیں اگر کہ سب سے امپورٹنٹ نہیں تو ان چند شہروں میں ہے کہ جو امپورٹنٹ ترین شہر ہے. ایسا ہی ہے. دنیا بھر کی اشرافیہ وہاں پہ رہتی ہے. دنیا وہاں کا جو میئر ہے اس کا جو بجٹ ہے وہ اتنے بلینز کا بجٹ ہے کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے. ایون کہ ان کی جو پولیس فورس ہے اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے جس کے لیے ہمیں ترلے منت کرنے پڑتے ہیں IMF کے. وہاں کا جو میئر ہے وہ ایک پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا جی ہے. ایسا ہی ہے. وہ کس طرح ادھر تک پہنچا. اسی طرح آپ دیگر بہت سارے لوگ ہیں ہاؤس آف لارڈز کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیں, ورکنگ کلاسز سے نیچے سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں, محنت کر کے آتے ہیں. تو وہ ایک کلچر ایسا ہے کہ وہاں پہ جماعتیں ہیں, نظریہ ہے, جماعتیں میچور ہو چکی ہیں اور اس میں آپ کو کافی زیادہ فرق نظر آتا ہے. یہاں پہ جو پالیٹکس ہے وہ معروضی حالات کے مطابق ہوتی ہے. اس میں آپ کو کچھ سیاسی اثر و رسوخ والے خاندان ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں. پھر اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ کتنی آپ کی شخصی آزادیاں ہیں, کتنی سیاسی آزادیاں ہیں, وہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں, پر فرق بہت زیادہ ہے. 8 فروری 2024 کا ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ خبر بتائیں کہ الیکشن ہو رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اس حوالے سے آپ کوئی خبر بات نہیں بتانی. کوئی آپ بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی خبر ہو تو وہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو الیکشن آپ دیکھ لیں, آپ خود لاہور میں ہوتے ہیں, آپ لاہور کا چکر ایک لگائیں, آپ دیکھیں کتنے محلوں میں آپ کو الیکشن آفس کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں ہے. کتنے جگہوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں ابھی پہ یوں کوئی لگتا ہے کہ ایکٹیویٹی شاید ہے. الیکشن 6 ماہ دور ہے, تو وہ بالکل خاموشی ہے. اور میرا خیال ہے پورے پاکستان کا یہی حال ہے. جی, تو الیکشن تو ہو رہے ہیں لیکن الیکشن سے پہلے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو تحریک انصاف کے پہلے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے اور پھر وہ اپیل ٹریبونل میں سارے منظور بھی ہونا شروع ہو گئے, تو وہ ریلیف تو انہیں مل رہا ہے نا. تو پی ٹی آئی ول بی آن دا بیلٹ پیپر بیٹ ہوگا یا نہیں, وہ کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں چپیڑ مار کے آپ اگلے کے منہ پہ ملم مار دیں, کہیں دیکھو تمہیں ریلیف بھی دے دیا. یہ تو ریلیف نہیں ہوا نا, یہ تو ایک بنیادی حق ہے جو آئین آپ کو دیتا ہے کہ آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے. اگر اس بنیادی چیز کے اوپر بھی راستے میں لوگ آپ سے کاغذ چھین رہے ہیں تو یہ کیسا پروسیس ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے پورا موکری بنا دیا نا ایک پروسیس کو. تو میرے خیال میں بہت زیادہ سیریس کوسچن مارکس ہیں جو سارا پروسیس ہو رہا ہے, جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں. یہ قطعاً نہ سیاسی ماحول کے لیے بہتر ہے, نہ ملک کی سیاست کے لیے بہتر ہے, نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر انتخابات ہوتے ہیں, لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہوگی. یہ ہونے چاہیے, اس سے لیٹ نہیں ہونے چاہیے. اور لیٹ تو پہلے ہی ہو چکے ہیں نا. اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق انتخابات نہیں ہو رہے. آئین اور قانون کے مطابق 90 روز کے اندر ہونے تھے, نہ وہ 2 صوبوں کے اندر ہوئے, نہ وہ وفاق کے اندر ہوئے. اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آئین سے باہر ہو رہا ہے. تو اب آئین سے باہر آپ نکل چکے ہیں, جب بھی ہو بہتر ہی ہوگا. نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہوگی اور وہ 5 سال کی مدت ہے, تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. بڑا اچھا فیصلہ ہے. دیکھیں میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, اور درینہ میرا یہ موقف ہے, میں جب سے یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان ہو, اگر اس نے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا قانون توڑا ہے, قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن سزا میں ایک لمٹ ہوتی ہے نا, 2 سال 3 سال 4 سال, مطلب اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تاحیات جناب آپ نے کہہ دیا ہے. تو باقی جو فیصلہ کرنا ہے پھر وہ عوام نے کرنا ہے, کہ عوام اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ اہل ہے, تو اگر عوام ان کو الیکٹ کرتی ہے تو میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بر وقت فیصلہ ہوا ہے, چونکہ الیکشن سر پہ آن چک پڑا ہے, تو اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا. اب یہ رائٹ عوام کے پاس ہے کہ وہ نواز شریف کو لانا چاہیں تو لے آئیں, نہ لانا چاہیں تو رول آؤٹ کر دیں. دیکھیں آج کل جتنے بر وقت اور خوشائند فیصلے ہو رہے ہیں وہ میاں صاحب کے لیے ہو رہے ہیں. تو میاں صاحب نے الیکشن سے ٹائمنگ پہ اعتراض ہے فیصلے. مجھے ٹائمنگ پہ کوئی, میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا, اس لیے کہ عدالت میں تو یہ کہا گیا کہ جی میاں صاحب سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن جب ساری قوم کو پتا ہے کہ یہ میاں صاحب کا مسئلہ تھا اور اسی کو اتنی جلدی سنا گیا اور سب کچھ یہ ہو گیا, پر میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے, ہر کسی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو یہ اس پر تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں, جو ان کو پسند کرنے کے لوگ ہیں, وہ اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں. حالانکہ چلیں ٹائمنگ پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں, لیکن یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا چانس تو میاں صاحب کو بھی ملنا چاہیے نا. اگر وہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے؟ نہیں, تنقید اس پہ تو نہیں ہونی چاہیے کہ میاں صاحب الیکشن میں کیوں جا رہے ہیں. ہاں میاں صاحب الیکشن میں چل کے جا رہے ہیں, میاں صاحب کسی کے اوپر بیٹھ کے جا رہے ہیں, میاں صاحب الیکشن میں جو ہے وہ کس طریقے سے جا رہے ہیں اس پہ تنقید ہو سکتی ہے. تو ویسے ہی نہیں جا رہے جیسے 2018 میں عمران خان گئے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان ہو سکتا ہے کہ انگلی پکڑ کے گئے ہوں, پر عمران خان صاحب کندھوں پہ چڑھ کے نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کو کسی نے میپ بنا کے دے دیا ہو کہ آپ نے اس راستے سے جانا ہے, اور اس میپ کے راستے میں جتنے روڑے تھے وہ بھی اس کسی نے ہٹا دیے ہو سکتا ہے وہ کسی نے ہٹائے ہوں. لیکن اب تو حالات ہی ڈیفرنٹ ہے نا, اب تو وہ میپ کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب تو ڈائریکٹ ہی ان کو منزل تک پہنچایا جا رہا ہے, تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں 2018 میں جس طریقے سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی یا بنائی گئی, اور اب 2024 میں جس طرح کا الیکشن کا ایک پرسیپشن اس وقت فیل ہو رہا ہے, تو ہم تو اسی سرکل میں نا, اسی دائرے کے اندر ہے. تو پھر اعتراض پی ایم ایل این سے کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 18 میں یہ ہوا تھا,
1924 में ही हो रहा है. पर उन्होंने 3.5 साल सियासत किस नाम के ऊपर की, किस चीज़ के ऊपर की कि हमने ये ख़त्म करना है, हमने हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म करना है, हकीकी जमहूरियत लेके आनी है, वोट को इज़्ज़त दिलवानी है. क्या ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं? अगर उनकी जंग ये थी कि भाई उसका साथ क्यों दे रहे हो, हमारा साथ दो, तो फिर तो वो जीत गए. लेकिन अगर उनकी जंग ये थी कि हमने मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाना है कि जहाँ पे जमहूर फैसले करें, तो फिर ये उनको खुद सोचने की ज़रूरत है कि आप वो जंग जीते हैं या फिर उन्होंने अपना कोई वो जो हदफ था वही तो तब्दील कर आपको लिया. ये नहीं लगता कि अप्रैल 2022 के बाद इमरान खान की भी तनकीद या जंग यही थी कि जो ऑफर कर दिया कि ताहयात भी आप एक्सटेंशन अगर चाहें तो ले लें, तो यही था कि आप उनका साथ मत दें, मैं अगर वज़ीर आज़म था तो आप मुझे प्रोटेक्ट करते या मेरे नंबर पूरे करते. देखें, इसमें बहुत सारे, जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी, वो कहते थे कि जी हमारे नंबर्स पूरे करने में हम उनकी मदद लेते थे, फाइल हमें कहीं और से आती थी, बहुत सारी चीज़ें थी. लेकिन इमरान खान का असल इम्तिहान अब शुरू होगा जब वो जेल से बाहर आएंगे. अब अगर वो इस पे कायम रहेंगे कि मैंने अवामी सियासत करनी है, तो फिर तो उनकी सियासत कायम रहेगी. लेकिन अदरवाइज अगर उन्होंने ये ना किया, तो जिस तरीके से मियाँ साहब आप देख रहे हैं, अगर आप देखें इमरान खान साहब की हुकूमत का जो खात्मा हुआ था वो किस तरह हुआ, वो नून लीग के टिकट के ऊपर हुआ. आप बहुत सारे इल्जामात लगते हैं, लेकिन राजा रियाज साहब हो जाएं, दीगर लोग हो जाएं, उनसे वादा किया गया कि आपको नून लीग का टिकट मिलेगा. उस वक्त नून लीग का टिकट इतना पॉपुलर था. क्या वजह थी? अवाम की बात करते थे, वोट की, इज्जत की बात करते थे. अगर इमरान खान साहब आज कोई डील कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी सियासत इस मुल्क में बचेगी. आपको लगता है कि वो डील करेंगे? अब वो इस पोजीशन में ही नहीं रहे कि वो डील कर सकें. पोजीशन ही नहीं अब नहीं, अब मेरा नहीं ख्याल कि इतना कुछ करने के बाद, 200 मुकदमात, जेल में रहने के बाद, अगर जेल में इतना टाइम गुजारने के बाद, सजाए मौत और उम्र कैद के मुकदमात के जिक्र के बाद, जेल से भी जो उन्होंने लिखा है इकोनॉमिस्ट में, उसमें उन्होंने वही अमेरिका को भी, आप भी मुर्तज़ा सोलंकी को तंग कर रहे हैं, छेड़ हैं उन्हें आप. मैंने शंकर कहा, मुर्तज़ा सोलंकी साहब तो काबिल एहतराम है, हमारे निगरां वज़ीर इत्तलात हैं, और उन्होंने इकोनॉमिस्ट को लेक्चर करने की कोशिश की और आगे से इकोनॉमिस्ट ने फिर वो जवाब दिया. तो मेरे ख्याल में जो उनका कॉलम है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है इन ए सेंस कि इतना अरसा जेल में रहने के बाद मियाँ साहब की तरह वो जाके एवन फील्ड के फ्लैट में बैठ के जवाब नहीं मांग रहे, वो मुल्क में रह के, जेल में रह के अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई ये चीजें हैं. इकोनॉमिस्ट वाले आर्टिकल का जिक्र किया, खुद इंटरनेशनल इदारों में काम भी किया, बीबीसी में भी करते रहे, वेरी रिनाउंड है. तो किस तरह इदारा ये कंफर्म करता है कि मेरे पास जो एक आर्टिकल आ रहा है वो बंदा जो जेल में है तो उसी ने लिखा होगा या उसी ने डिक्टेट करवा के लिखवाया होगा? क्योंकि अब तो ये भी रिपोर्ट हुआ ना कि इमरान खान ने जब वकला मिलने आते थे तो उन्हें डिक्टेट करके वहां लिखवा दिया. द इकोनॉमिस्ट किस तरह ये इंश्योर करता है? देखिए, वो चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू इंश्योर कर लिया जाता है, पता होता है कि जनाब किस तरीके से इसको कर रहे हैं, क्या लिखा जा रहा है, कौन बंदा राब्ते में. मिसाल के तौर पे अगर आप, मेरे इदारे से आपका ताल्लुक है, मेरे से आपका ताल्लुक है, अगर मेरा पैगाम आपके थ्रू जाएगा तो वो ज़्यादा क्रेडिबल होगा. अगर मेरा पैगाम कोई चौथे चैनल वाला कह रहा हो कि जी वो कह रहे हैं, तो वो फिर एक डिफरेंट बात होगी. तो वो आपको पता होता है, बहुत सारे आपके बीच में सोर्सेज होते हैं. और जहाँ तक इस कॉलम का ताल्लुक है, ये उन्होंने खुद लिखा, और अब वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं वो बता रहे कि किस तरह लिखा है, क्या हुआ, लेकिन वो लिखते रहे और उस किस तरीके से वो बाहर आया सारा, अब तो वो हिस्ट्री का हिस्सा है. लेकिन ये तो रिपोर्ट हुआ कि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने इमरान खान को ये ऑफर किया कि आप कुछ लिखवाना चाहें तो मुझे बताएं, मैं उसकी नोक पलक ठीक कर दूंगा. ये सही रिपोर्ट हो रहा है? नहीं, नाम खान साहब आपको ने, तो पता होगा जर्नलिस्ट का. बहुत सारे इस तरह के हैं, पर खान साहब ने इसमें बहुत सारी चीज़ें खुद लिखी और इकोनॉमिस्ट भी इंटरेस्टेड था, वो भी चाहते थे कि आप लिखें. और उसके अलावा अभी जो कुछ दीगर बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी राब्ता किया हुआ है, वो भी चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब लिखें हमारे लिए. फिर वो बार बार ट्वीट करें उसे. वो देखें, इकोनॉमिस्ट तो हैरान रह गया ना. मेरे अपने जो इंटरनेशनल मीडिया में मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई, और उनमें से कोई एक शख्सियत है जो इकोनॉमिस्ट में बड़ी वेल कनेक्टेड है. उन्होंने मुझे बताया कि हम तो, इकोनॉमिस्ट वाले हमारे कुलीग कह रहे हैं, हम हैरान रह गए कि यार इतना कॉलम ये चल रहा है, हुआ क्या. तो वो उसमें जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब का क्रेडिट है, उन्होंने ड्यू क्रेडिट दिया. उन्होंने कहा सोलंकी साहब ने जो किरदार अदा किया है ये, और फिर उन्होंने बार बार उसको शेयर भी किया. तो मेरे ख्याल में वो जिस तरीके से इंटरेस्ट था, पब्लिक इंटरेस्ट था, तो वो जो भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी कोशिश होती है कि जिस चीज़ में आवाम का इंटरेस्ट है वो फिर उसको कवर ज़्यादा सेल करें. एक परसेप्शन की बात कर लेते हैं आपके बारे में. एक परसेप्शन कहा जाता है कि पीटीआई से की तरफ एलिनेशन है आपकी, पसंद करते हैं, मोहब्बत है, तो इसमें सदाकत कितनी है, पहले तो ये बताएं. नहीं, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देख लें, जब पीटीआई के दौरे हुकूमत था, अगर दिखा दें कि कभी भी हम किसी वजीर के साथ बैठे हों, किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए हों, कोई कहीं पे भी, किसी जगह पे भी, कोई ऐसी बात नहीं है. बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं वो आपको होता है कि आपको लगता है कि ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ बेहतर नहीं है. दुनिया भर में जो होता है जर्नलिस्ट, वो ए पॉलिटिकल नहीं हो सकता.
ये नहीं हो सकता आप सुबह से शाम तक सियासत को कवर करें और आप कहें कि सियासत से तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। आपको नजर आता है कि ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। अब इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारी खामियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, और लेकिन एक जमात पहले ही जनाब ख़त्म हो चुकी है, हुकूमत उसकी ख़त्म हो गई, बंदे उसके जेल में हैं, झूठे सच्चे हर मुकदमे आपने उनके ऊपर कर दिए, और अभी भी फिर अगर आप कहें कि आपकी ऐनक से आपको उनकी बुराइयां नजर आ रही हैं, जब वो हुकूमत में आएंगे तो हम उनकी बुराइयां भी बता देंगे। अभी तो तो हुकूमत में जब वो हुकूमत में थे उस दौरान कोई ओहदा ऑफर हुआ, कोई कॉल आई कि स्पेशल असिस्टेंट वजीर किसी मामले में आपको कहा गया हो? नहीं, ना ही राब्ता था किसी के साथ। वो तो इतने उनके जो वज़रा वगैरह हैं वो तो इतने ऊपर थे, वो किसी से बात ही नहीं करते थे। तो ना ही मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि कभी प्राइम मिनिस्टर की किसी जो सहाफ़ियों के साथ उसमें मीटिंग होती है उसमें भी मैं कभी नहीं गया। इनवाइटेड नहीं थे या नहीं, जाते नहीं थे? वो टू बी ऑनेस्ट मेरी वो जो है ना, जिस तरह अब होती हैं बहुत सारी मीटिंग्स, उसमें भी मैं नहीं जाता हूँ। जब अगर आपको ये कह के इनविटेशन लेनी पड़े कि जी मुझे भी बुलाएं, हाँ उन्होंने उस वक्त मुझे बुलाया जब साइफर आ गया कि अब तो हमारी बुलाया? हुकूमत खत्म हो रही है, अच्छा। अब हम जा रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो उधर मैंने एक वजीर को कहा कि ये 3 साल थोड़ा पहले भी आप लोगों से पूछ लेते तो शायद इतने हालात ना आते, तो थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती। बेहतर हो जाती। तो उस वक्त उन्होंने हमें बुलाया, साइफर दिखाने के लिए बुलाया 6-7 सहाफ़ियों को। जो उसमें आखिरी मीटिंग थी दो आखिरी जो मीटिंग्स थी उनमें आप थे? उनमें उसमें था, जो आखिरी में जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंग हुई, साइफर दिखाने के लिए हमें बुलाया गया। तो वहां पे हमें साइफर नहीं दिखाया गया, उस पर ब्रीफिंग दी गई, लेकिन उस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया। और उसके बाद जब उनकी हुकूमत का खात्मा हो गया, फिर उसके बाद मेरा मसलसल राब्ता रहता था। खान साहब से भी हम जाते थे, बनी गाला मिलते थे, जमान पार्क भी जाते थे। लेकिन जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त हमारा मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं था। ऑल दो के कनेक्शंस तो बहुत थे, राब्ता हो सकता था, तो लेकिन कभी किया ये नहीं। आपने भी ऑन रिकॉर्ड भी ये बात बताई कि साइफर की ब्रीफिंग आपको वहाँ जो दीगर सहाफ़ियों ने दी गई। जी जी। अभी कैबिनेट डिवीजन की एक कमेटी भी बन चुकी है, तो अगर उन्होंने बुला लिया है इस बाब में नहीं, हमें पूछने के लिए। साइफर दिखाया ही नहीं, मैंने इसलिए ही कह दिया पिछले ही, हमें तो साइफर दिखाया ही नहीं, नहीं। ब्रीफिंग तो दी ना, ब्रीफिंग बताया दी था। थी, परवेज खटक साहब थे वहां पे, उसके साथ असद उमर साहब थे, उन और इमरान खान साहब थे, और दीगर उनके कोई एक दो और वजीर वगैरह भी थे, गालिबन फरख हबीब साहब वगैरह भी थे। तो हमें बताया गया कि साइफर के मिनट्स क्या हैं, साइफर में क्या है, अमेरिका क्या कह रहा है, और साथ साथ हमें यह भी बताया गया कि इसको हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने देख लिया तो आपके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस वजह से हमने देखा ही नहीं। आपने देखा? हम देखते सामने भी आया तो आपने आंखें बंद कर ली। हम देखना ही नहीं हमने, भाई आप दिखाते नहीं, हम नहीं तो देखेंगे। अब क्या देख रहे हैं कि इमरान खान इन मुकदमात में से निकल के इस इलेक्शन में होंगे या नहीं होंगे, खुद जाती तौर पे? मुश्किल लग रहा है मुझे कि इसमें खुद वो इलेक्शन लड़ सकें, जिस किस्म के हालात हैं, मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन उन जो वोट बैंक उनका है वो उधर ही कायम है। और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी, उसको पहले 3 बड़े काम क्या करने हैं? उसको पहले 3 बड़े काम तो देखें, एक तो मुल्क की जो इकॉनमी है उसकी बुरी हालत है उसकी, फिर जो मुल्क में इस वक्त डिवीजन आ चुकी है, हम तकसीम हो चुके हैं, बुरे तरीके से तकसीम हो चुके हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आपकी जो यूथ है वो बिल्कुल आपसे एक तरह से एलिनेट हो चुकी है। आपको उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, कौम को इकट्ठा करना पड़ेगा, सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और जो तीसरा बड़ा चैलेंज होगा कि जमहूरियत का तसलसल, अगर एक जमहूरी अमल के नतीजे में एक जमहूरी हुकूमत आई है तो फिर उसका तसलसल भी जो है ना कायम रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें लास्ट 2 चीज़ें हैं। एक आपने कहा कि जमहूरियत का तसलसल, तो ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, तो वो एक जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए आई थी ना? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में लाया गया, वहाँ से वो नंबर पूरे उन्होंने किए, तो वो तो जमहूरी गवर्नमेंट थी, तो उस पे तो यकीन करते हैं। नहीं, वो वो जो जमहूरी तसलसल तो था ना? वो वो लाना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो तो आइन में उसकी इजाज़त है, बिल्कुल वो जमहूरी एक तरीका है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 16 माह के अंदर किया, परफॉर्मेंस नहीं फिर उसमें जो उन्होंने जमहूरियत के साथ किया, 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं करवाया। आज सेनेट के अंदर एक करारदाद आई है तो हम सब तनकीद कर रहे हैं, लेकिन क्या कौमी असम्बली में करारदाद नहीं आई थी? किसने उस पर दस्तखत किए थे कि हमने पंजाब में इलेक्शंस नहीं करवाने? अदालत का फैसला आ गया, फिर भी इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। तो मेरे ख्याल में जमहूरियत को जितना नुकसान उस 16 माह के दौरान हुआ, जितनी स्पेस दी गई, उसकी कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। किसी भी जमहूरी दौर में जमहूरियत को इतना जख्मी नहीं किया गया, इतना रुसवा नहीं किया गया, इतना उसको जिसे आप कह सकते हैं बिलिटल नहीं किया गया, जितना 16 माह के दौरान किया गया। और लास्टली आपने यूथ को ऑन बोर्ड लेने की बात की, तो अगले सेटअप में कहीं अगर अतर काज़मी साहब को ये ऑफर होती है कि यंग लीडर है मरीम नवाज और वो वज़ीर आला पंजाब हों, तो आप उनके साथ काम करें, तो आप यूथ के लिए करने के लिए तैयार होंगे? अब मेरे ख्याल में मुनासिब तो यही होगा कि अगले में मुझे ही लाया जाए, अब पीछे मैं ही बचाऊं। काकड़ साहब के बाद तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी वहां पे शख्सियत
शख्सियत आ गई है कि उसके बाद मेरा ही बनता है कि मैं ही आऊं और मैं ही संभालूं, तो ये तो मैं बिल्कुल आपसे agree करता हूं। तो फिर अगली बैठक, अगला इंटरव्यू ड्यू हाँ, आपके साथ अगर काज़मी पर साहब। मैं आऊंगा तो वजीर आजम के ओहदे पे आऊंगा, ये इससे नहीं कम नहीं? इससे कम नहीं। काकड़ साहब के बाद फिर आप गुंजाइश नहीं बचती थी। तो ये इख्तियार फिर आप दें ना, पाकिस्तान की आवाम को दें, इलेक्शन में जाएं। ये पाकिस्तान की अवाम के पास ये इख्तियार, काकड़ साहब वाला इख्तियार तो नहीं था ना, वो तो इख्तियार वो तो राजा निगरान। रियाज साहब के पास था। वो कहते हैं मेरी पर्ची पे आए थे। तो आपकी राजा रियाज से कैसी दोस्ती है? मेरी अच्छी आपकी दोस्ती राजा रियाजों से कैसी दोस्ती है? नहीं, मेरी मेरी देखिए, मेरा मुल्क है, मेरी सबसे दोस्ती है, तो मेरे ख्याल में सीरियसली सबको सोचना चाहिए मेरे बारे में। कि वजीर आजम अतर हाँ, काज़मी। वजीर आजम। जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी thank मच। you.